हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आज आपके लिए यहां पे हाजिर है मैथ का सब्जेक्टिव। तो देखिए शुरू से क्वेश्चन यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 नंबर वाला क्वेश्चन है और आपके इम्तिहान में आया हुआ सवाल है। ठीक है, तो आप अगर क्लास 10th में पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन बनना लाजमी बनता है। अगर आपसे नहीं बन पा रहा तो बहुत ज़रूरी है जी, आपको मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर एग्जाम में आप देखो, बच्चा का रिजल्ट अगर जो पीछे होता है या रिजल्ट में नंबर कम आता है, वो सिर्फ एक कारण है मैथ ही सबसे बड़ा जड़ है। तो मैथ से डरने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। प्रैक्टिस कीजिएगा, सारा हल हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा आलेखी विधि से, तो मैं यहाँ पे ग्राफ तो नहीं लाया, लेकिन मैं इशारे से मैं आपको बता सकता हूँ। चलिए, तो ग्राफ बनाने से पहले मेन इसका क्या कैसे बनाते हैं वो देख लीजिए। आपको पता भी होगा, ग्राफ का वीडियो अलग अलग से बना हुआ भी हुआ है। ठीक है, आप देखे में होंगे। चलिए, तो आप बनाए भी होंगे एग्जाम में। और तो पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ, x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0। तो इसको सुधार लेते हैं, x प्लस 3y बराबर 6 कर लेते हैं। समीकरण इसको फर्स्ट करते हैं। ठीक है, तथा सेकंड क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 3y माइनस 12 बराबर 0। तो इसको सुधार लेंगे तो क्या करेंगे, 2x माइनस 3y बराबर 12 हो गया समीकरण सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकंड से हमको बॉक्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, जो आपको पता है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे समीकरण फर्स्ट से क्या आपका यहाँ पे है, इसको पहले एक बॉक्स बना लो। यहाँ पे ये हमारा x है, ये y। तो दो दो वैल्यू निकालेंगे, तीन तीन वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण क्या अब जो दिया हुआ है, देखो ये दिया हुआ समीकरण फर्स्ट। ठीक है, तो अब हमको x की जगह पे ऐसा वैल्यू, x से y जो भी वैल्यू मानो, लेकिन ऐसा वैल्यू मानना है कि ज़्यादा बड़ा भी नहीं माना जाए, ज़्यादा छोटा भी मान नहीं आ जाए, और मान बट्टा में भी नहीं आना चाहिए। भिन्न में अगर वैल्यू आ गया तो आपको फिर ग्राफ में सेट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो ऐसा वैल्यू पुट कीजिए जो काटने पे, हल करने पे एकदम पूर्ण संख्या आ जाए, समझे। तो अगर देखो x की जगह पे अगर हम 0 मानते हैं, पहले इमेजिन करना आपके अपने आप को दिमाग में कि अगर x बराबर 0 मानते हैं तो 3 इधर से गुना हो जाएगा और 2 बचेगा y बराबर। तो x की जगह पे 0 लिखते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे यदि x बराबर 0, इसलिए क्या हो जाएगा 3 प्लस x प्लस 3y बराबर 6 है। तो क्या करेंगे, x पे 0 बैठा लेंगे, 0 प्लस 3y बराबर 6। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6/3 है ना, 6/3 हो जाएगा, यानी कि 3 दूना 6, कितना गया, 2 आ गया। चलो अब यहीं पे देखते हैं, हो गया। फिर देखते हैं, अब x की जगह पे फिर सोचो क्या रखे, अब 0 तो रख ले तो 2 आ गया। अगर x की जगह पे रखते हैं 2, तो 2 जाके इधर घट जाएगा। अगर 2 रखते हैं तो 2 इधर जाकर घटेगा, तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब 4 को 3 से तो भाग करेंगे तो पूरा पूरी आएगा नहीं। तो बेहतर होगा इसको x को कुछ और वैल्यू मानो। अगर x जब पे 3 मानते हैं, आप y को भी वैल्यू मान सकते हैं। अगर y मान लें 0 मान लेंगे, y बराबर 0, तो x बराबर 0 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हम x से ही मानो, कोई दिक्कत नहीं, या तो y मानो 0, चलो y बराबर 0 मान लेते हैं। ठीक है, यदि कुछ भी वैल्यू माने ग्राफ सेम बनेगा। यदि y बराबर 0, इसलिए किसमें 3x प्लस 3y बराबर 6 है। चलिए, तो x प्लस 3 इंटू 0, y का वैल्यू क्या माना मैंने, 0 माना। तो कितना हो गया, x से ये तो 0 हो जाएगा, गुना हो गया बराबर 6। तो देखो x का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अगर छोटा मानता तो छोटा आता। अब लिखते हैं तथा समीकरण सेकंड से बना देंगे हम, यही बॉक्स बनाना है समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड का बॉक्स यहाँ पे बना लेते हैं, इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, x से y। अब समीकरण सेकंड को क्या, देखो यहाँ पे लिखा हो समीकरण सेकंड। पहले अगर x बराबर 0 मानते हो तो 0 हो जाएगा, 3 चौक 12, 4 आ जाएगा, है ना, जो कि माइनस में। तो हम लिखते हैं यदि x बराबर 0, इसलिए क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3y बराबर 12। ठीक है, तो x जगह पे 0 रख देंगे, तो 2 इंटू 0 माइनस 3y बराबर 12। तो ये तो माइनस हो गया, ये तो 0 हो गया, ये वाला गुना हो गया। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 12/-3, -3 गुना में है, जाके क्या बन गया, भाग बन गया, -4। कितना हो गया, x की जगह पे 0 रखें तो y का वैल्यू क्या गया, -4 आ गया। फिर आप कुछ मानिए, यदि x के बराबर, जगह है यहाँ पे खाली, यदि x की जगह पे कुछ और मानते हैं। अब देखिए क्या माने x की जगह पे, यही तो है ना, यही ना हमारा समीकरण है। अब अगर x की जगह पे अगर 1 मानते हैं तो 2 हो जाएगा, 2 जगह घटेगा तो 10 बचेगा, फिर 3 से कटेगा नहीं 10। तो y बराबर मान के देखते हैं, अगर y बराबर 0 मानते हैं तो 0 हो जाएगा, और ये काट देगा इधर से, है ना,
तो चलो y बराबर 0 मानते हैं, यहाँ पे x नहीं y, कुछ भी मानो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसलिए 2x माइनस 3y बराबर 12। तो 2x माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू क्या माना मैंने 0 माना। इम्तिहान में जब भी बनाना तो किसी की नकल मत करना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। जो बोलेगा अरे यार वो x बराबर 1 माना, मैं तो 0 माना, कैसे, वो कुछ भी माने कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ का जो कंडीशन है वो सेम बनेगा। 2x बराबर क्या जाएगा 12, चूंकि ये तो गुना हो गया, ये तो 3 को 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। x बराबर क्या जाएगा 12/2 यानी कि 6, देखो 6 आ गया, ठीक है। अब हम ग्राफ बनाते हैं, तो आपके ग्राफ कॉपी मिलेगा, यहाँ पे इम्तिहान में ग्राफ कॉपी मिलेगा, आप इस तरह से ग्राफ बना लीजिएगा। मैं यूँ ही आर्टिफिशियल यहाँ पे बनाता हूँ, x है, यहाँ पे x डैश है, y है, y डैश है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखना आपको क्या है कि x कहाँ तक, हाईएस्ट x कहाँ तक 6 तक जा रहा, और हाईएस्ट y कहाँ तक जा रहा, -4 तक जा रहा, y हाईएस्ट यहाँ पे 2 तक जा रहा है ना, एक तरफ 2 एक तरफ -4, x से प्लस में 6 माइनस में 6। तो आप इसको ग्राफ मिलेगा, आप 1 2 3 4 5 6 कर लीजिएगा। यहाँ पे -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -4, जहाँ तक रहे वहाँ तक ले लीजिएगा, ठीक है। ऊपर भी लेते हैं y का वैल्यू 1 2 3 4 5 6, और नीचे लिखते हैं -1 -2 -3, और नीचे कर लेंगे तो क्या होगा -4, इस तरह से आते रहेगा, है ना। y का वैल्यू और नीचे कर लेते हैं तो -4 आ जाएगा, आपको ग्राफ में एकदम सटीक बनेगा, ठीक है। अब देखो पहले इस इक्वेशन को पहले सेट करेंगे, x कितना है 0, y कितना है 2, x 0 y 2 यानी कि 0 2 है ना, तो x हमारा 0 है, y कहाँ पे 2, तो एक पॉइंट यहाँ पे आ गया 0 और 2 आ गया, ठीक है। देख रहे ना यहाँ पे आ गए, यहाँ पे जहाँ पे मेरा पेन दिख रहा। फिर क्या x 6 y 0, x 6 y 0, x कहाँ पे 6 है और y लो तो 0, तो फिर यहीं पे बनेगा 6 और 0। अब क्या करेंगे, अपने स्केल से रख के इसको क्या करेंगे, आराम से ऐसे मिला देना है, ठीक है, ओके। अब देखो दूसरा इक्वेशन देखो, ये वाला x 0 y -4, x 0 y -4, तो x 0 और y -4 तो नीचे आता है ना, -4 नीचे आएगा, y के ऊपर प्लस नीचे माइनस में y में, तो x 0 हो गया, y -4, तो 0 -4 हो गया। फिर क्या बोलता है, फिर बोलता है x 6 तो y 0, x 6 तो y 0। अब x 6 हमको लिखना पड़ेगा, चलो यही तो है x 6 y 0, लीजिए x 6 आ गया और y 0, सेम पॉइंट, ये भी सेम पॉइंट है। तो आप अगर इसको ऐसे जाते 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 मिलेगा, हाँ ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। और आपको x पे ही मतलब अक्ष पे ही कटेगा, तो आप x का कुछ भी x वैल्यू का x से यहाँ पे ना, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पुट करो, x से बराबर 0 1 2 कुछ भी मानो, आपका जो ग्राफ बनेगा ना, आपका जो ग्राफ बनेगा ऐसे ही करेगा, ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा। अब देखो जितना बड़ा मानेंगे, x का वैल्यू 12 आएगा तो 12 पे जाके मिलेगा, है ना। अब x का वैल्यू 1 आएगा 2 आएगा तो एकदम यहीं पे जाके मिल जाएगा, ऐसे जाके, वो आप पे डिपेंड है कितना मान रहे हो, ठीक है। तो ऐसे ही ग्राफ बनाना है, अब बस ये हल हो गया और क्या, वहाँ पे लिख दीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखें। अगर बोलता कि दिखाइए कि बिंदु जो दिया हुआ एक वर्ग का शीर्ष है, तो वर्ग का शीर्ष है यानी कि वर्ग है या नहीं, इसके लिए हमको साबित करना है, ठीक है। तो चलिए हल करना है, एक वर्ग बनाने बोल रहा है, ठीक है। और नहीं बनाए छोड़िए, वर्ग में कितनी भुजाएं होती है, 4 भुजाएं होती है, आपको पता होता है, इसके लिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। वर्ग में कितनी भुजाएं होती है, वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, और चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। ये भी जानते हैं वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो चारों भुजाओं की लंबाई समान आना चाहिए, फिर तभी तो वर्ग का शीर्ष कहलाएगा। चलो तो हम लिखते हैं, माना कि a बराबर क्या मान लेते 4 3, ये a b c कर लेते हैं ना, ये a है, ये b है, ये c है, ये d कर लेते हैं। तो इसको हम चलो ठीक रहें तो कोई दिक्कत नहीं। b बराबर क्या हो जाएगा 6 4, c बराबर कितना हो जाएगा 5 6, और d बराबर 3 5 हो गया, यानी कि a b b c। तो हम a b का दूरी निकालेंगे, b c का दूरी निकालेंगे, c d का दूरी निकालेंगे और a d का दूरी निकालेंगे। तीनों दूरी अगर समान आ गए तो वर्ग का शीर्ष है। अब दिखाइए कि वो एक वर्ग का शीर्ष है, मतलब 100% है, आपको प्रूफ करने के लिए बोल रहा क्या है ऐसा, इसलिए ए बी बराबर। तो ए बी की दूरी कैसे निकालेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, है ना। चूंकि लिखते हैं, चूंकि दूरी बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, एक ही बार फॉर्मूला लिखते हैं, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है, का ओवर रूट, ये दूरी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। लिख लिए दूरी बराबर। अब यहाँ पे जब भी बनाएंगे तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, बस आपने बना सकते हैं। ए में से बी को घटाना ना, ए बी से लेना है, यानी कि इससे लेना है, x1 y1, तो 4 माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस
3 को 4 से करेंगे, यहाँ पे लिख देते तो आपको अच्छे तरीके 4 3 4 3 6 4 और ये 5 6 आ गया और ये 3 5 आ गया। ठीक है, तो 4 - 6 करेंगे, फिर 3 - 4 करेंगे, 3 - 4 का स्क्वायर का ओवर रूट। पहले इसको हल कर लेते हैं। कितना आ गया, 2 का स्क्वायर आ गया -2 का स्क्वायर, ये कितना आ गया -1 का स्क्वायर हो गया। तो 2 दूना 4 + 1 कितना आ गया, √5 आ गया। ठीक है, चलिए यहीं पे मैं इधर देखता हूँ, ए बी हो गया, बी सी निकालते हैं। बी सी कैसे निकालेंगे, 6 में से 5 घटाएंगे, 6 - 5 का स्क्वायर, x1 - x2 का होल स्क्वायर होता है ना, x1 - x2 का होल स्क्वायर, 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 - 6 का स्क्वायर हो गया इसका ओवर रूट। तो घटाएंगे कितना आएगा, 1 का स्क्वायर और ये कितना आएगा -2 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 1 + 2 दूना 4 कितना आ गया, √5 आ गया। क्लियर है, इस तरह हमको बनाना है। आप किसको निकालना है, सी डी निकालना है। चलिए सी डी निकालते हैं, इसको सी डी बराबर, एग्जाम में ऐसे मत करना, एक कॉपी में लिखते जाना, मैं तो यहाँ पे स्क्रीन की वजह से ऐसे पढ़ा रहा हूँ। सी डी कैसे करेंगे, 5 में से 3 घटाएंगे, 6 में से 5 घटाएंगे। ठीक है, 5 में से 3 को घटाएंगे प्लस 6 में से 5 को घटाएंगे, तो कितना आ जाएगा, देखो तो 5 में से 3 घटाएंगे 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, वही बात है, 2 दूना 4 प्लस 1 √5 आ गया। चलिए आप किसका निकालेंगे, ए डी निकालेंगे। तो ए डी निकालो, 4 में से 3 घटाओ या 3 में से 4 घटाओ, बात बराबर है। ठीक है, 4 में से 3 घटाओ और 3 में से 5 घटाओ, ए डी निकालना है। 4 में से 3 घटाएं और 3 में से 5 को घटाना है, तो उल्टा भी घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। घटाए कितना आएगा, 1 का स्क्वायर आएगा, ये -2 का स्क्वायर आएगा को ओवर रूट, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 दूना 4 √5 आ गया। ठीक है, तो देखें चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, सभी आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए यह एक वर्ग है, वर्ग के शीर्ष है, वर्ग के शीर्ष है ना, इसलिए यह एक वर्ग के शीर्ष है। हो गया, यही तो आपको पूरा प्रूफ करने के लिए हो गया प्रूफ। जब सभी भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी तो वर्ग का शीर्ष तो कहलाएगा है ना, वर्ग का शीर्ष ही कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, समझ में आ गया। तो ये इजी सवाल था। चलो ये सवाल है कि 7 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, और जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 446 रुपया है ना, 46 रुपया है। तो एक कलम का कीमत और एक कलम और एक पेंसिल की कीमत निकालना है। चलिए, तो इजी सा सवाल यहाँ पे मानना पड़ेगा हमको, माना कि, अब देखो माना कि एक पेंसिल, पहले मानते हैं ना, पहले पेंसिल दिया हुआ है, एक पेंसिल की कीमत, माना कि एक पेंसिल की कीमत मानो या मूल्य मैंने 100 रुपया मान लिया। ठीक है, ठीक है, तथा एक कलम की कीमत बारो क्या माना, y रुपया मान लिया। ठीक है, तो कलम 1 से, पेंसिल को 1 से माना, कलम को y माना। ठीक है, अब प्रश्न में जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे करते जाइए। प्रश्न से क्या बोलता है, प्रश्न से 7 कलम और 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है, तो एक कलम की कीमत 100 रुपया है, तो सॉरी एक पेंसिल की कीमत 100 रुपया है, तो 5 पेंसिल की कीमत क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। समझा रहा ना, एक पेंसिल की कीमत पता नहीं कितना है, लेकिन x मान लिया, कुछ ना कुछ रुपया होगा, 2 5 6 2 जो भी होगा, तो 5 को गुना कर देंगे तो 5 पेंसिल का दाम निकल जाएगा। तो हमको नहीं पता एक पेंसिल का दाम ही कितना है, तो मान लिया x। ठीक है, प्लस फिर बोलता है 7 कलम की कीमत, 7 कलम की कीमत दोनों मिलाकर 50 रुपया है, तो एक कलम की कीमत y है, तो 7 कलम की कीमत 7y, और दोनों कीमत मिलाकर कितना है, 50 रुपये। ये समीकरण हमारा फर्स्ट। ठीक है, तथा क्या होता है, 7 पेंसिल और 5 कलम, तो 7 पेंसिल बोलो तो 7x हो जाएगा, क्योंकि एक का दाम x है, तो 7 का 7x, और 5 पेंसिल तो 5 कलम तो 5y, इसका दाम कितना, 46 रुपया। ये समीकरण सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट को सेकंड से हल करने के लिए क्या करेंगे, आप इसको लुप्तीकरण से जैसे मर्जी वैसे बना दो, या तो फिर लुप्तीकरण से बना दो, है ना। तो हमको किसी एक को काटना पड़ेगा, देखो यहाँ पे किसी एक को काटना पड़ेगा हमको, तो हम ऐसा करते हैं, इसको गुना करते हैं, किसी को गुना करो कोई दिक्कत, इसको 7 से गुना करो, इसको 5 से गुना करो, तो 7 से करेंगे तो 7 × 5 = 35, इधर भी 7 × 5 = 35, है ना। समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। ठीक है, यहीं पे मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, फर्स्ट समीकरण कितना आएगा, 7 × 5 = 35x प्लस 7 × 7 = 49y, 50 × 7 = 35, 350। ठीक है, और ये सेकंड वाला समीकरण देखिए, तो 5 से गुना करना पड़ेगा, 7 × 5 =
35x प्लस 5 पचे 25y बराबर 46 पचे तो 6 पचे 30 की 0 बाकी 3, 5 चौक 20 और 3 23 है ना, 5 छक 30 की 0 बाकी 3, अब 5 चौक 20 3 23 हो गया। इसको हल करेंगे तो हमको घटाना पड़ेगा, जो काटने के लिए घटाना पड़ेगा, तो ये माइनस हो जाएगा। देखो ये प्लस का चीज माइनस हो गया, माइनस ई भी प्लस था तो माइनस हो गया, ई भी प्लस तो माइनस हो गया। अगर प्लस माइनस रहता तो प्लस बनता, तो ये दोनों खल्लास हो गया। घटाया कितना आएगा, 49 में से 25 घटेगा तो 9 से 5 गया 4, 24y बराबर, इसको घटाइए तो 0, 5 से 3 गया 2 और 100 है ना। तो y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 120/24, 24 पच्चे 120 होता है, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। y का मान समीकरण किस में रखते हैं, चलो फर्स्ट में रखते हैं, फर्स्ट में रखने पर तो किसी में भी रख दो कोई दिक्कत नहीं। 5x + 7y बराबर 50। समीकरण हमको यही लेना पड़ेगा है ना, यही वाला लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि गुना किए तो इसको ले लीजिएगा, ये जो बनाए हैं इसको नहीं लेना है, जो पहले मूल समीकरण वही ले लीजिएगा। तो 5 हो गया, x हो गया प्लस 7, y का वैल्यू कितना आया 5 आया बराबर 50, ठीक है। तो 5x से बराबर कितना हो गया, प्लस 7 पचे 35 बराबर 50 और 5x से बराबर क्या हो जाएगा 50 माइनस 35 है ना जी। तो 5x से बराबर कितना घट के आ जाएगा 5 और 4 में से 3 गया 1 है ना, 10 में से हाँ 35 15 50 होता है। अब देखो x का वैल्यू कितना गया 15/5, 5 3 15 है ना। तो x का वैल्यू y का वैल्यू निकल गया, इसलिए एक पेंसिल का मूल्य या पेंसिल की कीमत बराबर कितना माना था मैंने, x से माना, और x का वैल्यू कितना है 5 रुपया है ना, तथा एक कलम का मूल्य y माना था, ये y का उल्टा था लिख दिया मैं उल्टा लिख दिया, x तो यहाँ पे 3 रुपया है ना और y आया 5 रुपया, ठीक हो गया। अब चाहो तो इसको आप देखो पेंसिल का दाम 3 रुपया और कलम का दाम 5 रुपया, इसको अब देखो इसको कैसे प्रूफ करोगे, कैसे अपने आप को जांचोगे कि क्या जो मैं बना रहा हूँ वो सही है या गलत, इसको कैसे जांचोगे। तो इसी में अप्लाई करो, देखो 5 पेंसिल, एक पेंसिल का दाम 3 रुपया आया तो 3 पचे 15 हो गया, 7 कलम की कीमत 5 रुपये, एक कलम की कीमत 5 रुपया तो 7 कलम की कीमत 7 पचे 35 रुपया। 35 और 15 जोड़िए क्या 50 रुपया आता, तो बोलेंगे हाँ सर आता तो है, हमारा हो गया। मतलब ऐसे चेक करना है अपने से, अगर आ गया तो बिल्कुल। अब अगला जो सवाल है ना बड़ा ही फैंटास्टिक है और ये है थ्योरम जो मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी लॉन्ग है तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा सब्र रखिए यहाँ पे है ना, और पेशेंस रखिए, इसको मैं बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करने वाला हूँ, ठीक है। चलो थ्योरम नंबर 3 आपको मिलेगा, तीसरा नंबर थ्योरम ये है। बोलता क्या है, बोलता कि यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो उनके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है या समानुपाती होती है। एक ही अनुपात मतलब समानुपाती होती है, और इसके दोनों त्रिभुज भी समरूप होता है, ये सिद्ध करना है। मैं आपको थ्योरम पढ़ाया हूँ, थ्योरम नंबर 3 जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। अब ऐसे देखने की जरूरत अब तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो पहले हमको बनाना पड़ेगा यदि दो त्रिभुज, तो हम एक त्रिभुज ये ले लिया, एक त्रिभुज ले लिया ABC DEF, ठीक है, ले लिया। अब इसको हम लिखते हैं यहाँ पे क्या, परमाण। परमाण को तो क्या समझते हैं, जो दिया हुआ रहता है ना परमाण नहीं, क्या बोलते हैं इसको, दिया है कि लिखें डायरेक्ट, दिया है कि, या साधारण प्रतिज्ञा लिख सकते हैं, विशेष प्रतिज्ञा, दिया है कि, क्या दिया है कि इसको दिया है से लिखने से बेहतर होगा। हाँ, माना कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में क्या दिख रहा है आपको, क्या दिया हुआ है, बोलता ना संगत कोण क्या है बराबर है, मतलब कोण A जो है कोण D के बराबर है, कोण B जो है कोण E के बराबर है, ठीक है ना, तथा कोण C जो है कोण F के बराबर। एकदम ध्यान से समझने की जरूरत है, इसको एग्जाम में आया हुआ है, तो आपके एग्जाम में आएगा थ्योरम आएगा, ठीक है। और देखो इस बार जो एग्जाम में थ्योरम आया है उसमें अथवा में नहीं लिखा हुआ है, मतलब आएगा तो बनाना पड़ेगा। अथवा वाला सवाल इस बार नहीं आया है, सुन लो ध्यान से सुन लेना। पहले तो अथवा आता था, थ्योरम के साथ आता, मेंसुरेशन आता था, तो बच्चा थ्योरम छोड़ देता था। अब अथवा नहीं दिया है सेंट्रल एग्जाम में, ठीक है, इसलिए एकदम कड़ी निगाह रखिए इस पर।
ऐसा नहीं कि अथवा में था सर, अथवा में रहता सर हम बना लेंगे, कोई ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जैसे पता चल रहा तो सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करने बोल रहा, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, ये सिद्ध करना है ना जी। और बोलता कि ये दोनों त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है, ये हमको निकालना है। इस सिद्ध करना क्या है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। ये दिया हुआ था हमारा। चलिए अब हम क्या करते हैं, रचना करेंगे। यहाँ पे रचना हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से MN मैं यहाँ पे खींच लूँगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे AB से AM बराबर DE खींचा है ना, DE के बराबर खींचा। जो AM जो मैं काटा ना वो DE के, इसके ये जो क्या हो गया मेरा पेन, ये जो DE है वो इसके बराबर होगा, और ये AN जो है वो DF के बराबर। मैं खींचता हूँ ये रेखा, MN खींचने के बाद ऐसा होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे मान लेते हैं, हमको क्या मानना पड़ेगा, मानना ये पड़ेगा कि जो AB है, AB जो है वो DE से बड़ा है। जाहिर सी बात है, हम ऐसा मानना पड़ेगा, ऐसा मानिएगा तभी नहीं मानना पड़ेगा। AC जो है DE से बराबर है, बड़ा है, AB जो है DE से बड़ा है। अब देखिए ध्यान समझिए, अब यहाँ पे लिखते हैं AB से AM बराबर DE, ठीक है। AB से AM बराबर DE तथा AC से AN बराबर क्या होगा, DF। इधर से AB से AM बराबर D, इधर से AC से AN बराबर DF हो गया, ठीक है। DF कांटा या खींचा है ना, DF काटा तथा M तथा N को मिलाया, ठीक है। M तथा N को मिलाया, ओके ओके। यहाँ तक अब MN को मिला दिए। MN को मिलाने के बाद अब देखिए, अब हमको करना पड़ेगा इसको, ये रचना हो गया, ठीक है। अब हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे परमान। ये थोड़ा सा लॉन्ग सवाल है, 5 नंबर ऐसे ही फ्री में थोड़ी ना मिल जाएगा आपको, ठीक है। परमान में क्या करना है, अब देखो जब मैं बोल दिया यहाँ पे खींच ले कि AM जो है DE के बराबर बनाया और AN जो है DF के बराबर बनाया, तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों क्या हो गया, बराबर हमको करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लिखते हैं त्रिभुज AMN, देख रहे हैं ना, त्रिभुज AMN तथा त्रिभुज DEF में, ठीक है, इसमें बनाना पड़ेगा। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, जो AM जो है वो DE के बराबर है ना, AM बराबर DE, ठीक है। फिर क्या है, AN जो है DF के बराबर है, AN जो है DF के बराबर, क्योंकि यहाँ से पता चला रचना से, ये दोनों कहाँ से पता चला, रचना से दोनों पता चल रहा। और कोण A जो होगा वो कोण D के बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि दिया हुआ सवाल में पहले दिया हुआ था कोण A बराबर कोण D, देखो दिया हुआ है ना, देखो कोण A बराबर कोण D दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे दिया हुआ है, दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं, इसलिए SAS से देख रहे हैं ना, सैड एंगल सैड, देखिए यहाँ पे, यहाँ कहाँ गया, ये देखो, ये सैड है, ये एंगल है, ये सैड है, ये सैड एंगल सैड, सैड एंगल सैड, सैड एंगल सैड, इसको मिल गया, तो मिल गया, तो क्या लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज AMN जो है वो सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज DEF का। अब सर्वांगसम हो गया, ठीक है, क्या हो गया, सर्वांगसम। अब जब सर्वांगसम हो गया है तो इसका मतलब क्या पता चल रहा, त्रिभुज सर्वांगसम कब होता है, सर्वांगसम का मतलब ये हुआ कि ये एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज है, इसको उठा के यहाँ पे रख दीजिए तो पूरा झाप जाएगा, यानी कि DEF को उठा के अगर यहाँ पे रख दें तो AMN को पूरा झाप लेगा। अब झापेगा कब, जब झाप रहा, मतलब क्या समझ रहे हैं कि ये कोण दोनों बराबर होना चाहिए, मतलब कोण बराबर रहेगा तभी तो झापेगा इसको, ये भी कोण बराबर होगा, यानी कि कोण M और E बराबर होगा कोण, तभी तो ये झापेगा पूरा पूरी, तो कोण बड़ा छोटा हो जाएगा ना, फिर तो आगे पीछे निकल जाएगा। तो अब जब सर्वांगसम साबित हो गया, इसका मतलब जो कोण AMN कोण DE के क्या है, बराबर है, उस तरह से ANM कोण F के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए कोण AMN जो है वो बराबर हो गया कोण E का, कोण E का क्या हो गया, बराबर है। लेकिन दिया क्या हुआ है, किंतु दिया है कि, क्या दिया है कि कोण B जो है कोण E के बराबर, देखिए यहाँ क्या दिया हुआ, पहले सवाल देखिए, कोण B जो कोण E के बराबर है, और अभी मैंने क्या निकाला, अभी जो पहले दिया था कोण B जो है कोण B जो कोण E के बराबर है ना, सवाल में पहले पढ़े था ना, देखो शुरू में दिया हुआ था उनकी संगत भुजा कोण जो है
सम बराबर होती है। तो कोण बी जो है कोण ई के बराबर है, और अभी हम क्या लाए हैं, एम जो है ई के बराबर ला रहे हैं। तो पता क्या चल रहा है, जब बी जो ई के बराबर, कोण बी कोण ई के बराबर है और कोण एम जो है कोण ई के बराबर है, मतलब कोण बी एम भी आपस में बराबर है, जितना कोण बी उतना ही कोण एम बन रहा है। यहाँ पे मतलब तो ये नहीं निकल रहा ना, जितना कोण बी उतना ही कोण एम बन रहा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे इस पता चल गया यहाँ पे। तो अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इसलिए कोण ए एम एन, ये कोण जो हैगा कोण बी के भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, संगत यहाँ पे लिखेंगे तथ्य एवं लिखेंगे। अब तो जब ये बराबर हो गया, अब जब कोण बराबर हो गया, ये एम और बी बराबर हो गया। जब दो कोण बराबर क्यों होता है, कब होता है, जब ये रेखा और ये रेखा समांतर होता है तभी तो बराबर होता है। संगत कोण पढ़े ना, तो ये संगत कोण हो गया, कोण एम एम और बी क्या हो गया, संगत कोण हो गया। इसलिए अब जो है बी सी समांतर हो गया एम एन का। इसलिए थेल्स पर में से, थेल्स पर में से क्या जानते हैं, जब किसी त्रिभुज की के समांतर एक रेखा खींच जाते हैं तो इसके संगत भुजा का अनुपात जो है बराबर होता है ना। तो हम लिख सकते हैं ए बी बटा एम और ए सी बटा एन लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी बटा एम, देखो ये त्रिभुज बना हुआ है, यहाँ समझो, फिर समझो, यहाँ पे ये है ए है, बी है, सी है और डी है, ई है, एफ है, ये एम है, एन है। तो ए बी बटा ए एम है ना, और इधर से क्या करेंगे ए सी बटा ए एन। ठीक है, यहाँ पे कर लिया। अब एक बात तो आपको पता चल गया यहाँ पे कि ए बी और ए एम किसके बराबर अभी आया, अभी जब निकाला है तो देखो ए एम जो अभी मैंने निकाला वो क्या किसके बराबर, डी के बराबर है। देखिए ए एम कहाँ गया, ए एम देखो डी के बराबर है ना, ए एम डी के बराबर है और ए एन जो है डी एफ के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी जो है वो जो ए एम जो है वो किसके बराबर है, यहाँ पे लिख सकते हैं डी के बराबर है। ठीक है, और जो ए सी है, ये जो ए सी देख रहे हैं आपको वो किसके बराबर है, डी एफ के बराबर है। ठीक है, ए सी जो है डी एफ के बराबर है। ये आपको रचना से पता चला कि रचना में दिया हुआ था, रचना से आपको पता चल गया। ठीक है, रचना में दिया हुआ था। तो अब इसी तरह से लिखने पड़ेंगे। इसी प्रकार अगर देखा जाए, अगर बनाते हैं इसी प्रकार से, तो जैसे कि इधर से जो आया ना ए बी बटा क्या आया, ए बी बटा एम जो लाए तो एम के यहाँ पे हम डी लिखे, ए बी बटा डी आ गया और ए सी बटा डी एफ आ गया। तो अगर इसी तरह अगर बनाते हैं तो ए बी बटा, हम लिख सकते हैं ए बी बटा डी और बी सी बटा ई एफ भी लिख सकते हैं। जब ए बी बटा डी ई आ गया, ए सी बटा डी एफ आ गया, तो बी सी बटा ई एफ नहीं होगा ना। तो हम लिख सकते हैं इसी प्रकार लिखते हैं ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा क्या होगा, ई एफ हो जाएगा। तो सभी भुजा बराबर यहाँ पे हो गया, इसलिए ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ हो गया। और क्या बराबर हो गया, तो ए बी और डी इसके भी बराबर है ना, ए बी डी इसके बराबर है, तो ए सी बटा डी एफ, ये सब आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, है ना। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, बस इतना करना आपको प्रूव हो जाए। तो ये है आपका थ्योरम है। तो थ्योरम तो भैया ऐसा ही है ना, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो बोलेंगे सर समझ में नहीं रहा, मगजमारी। आप ना इस थ्योरम को और अच्छी तरीके से समझने के लिए मैं हाथ से लिख कर वहाँ पे पढ़ाया हूँ। आप सर्च कर लो या तो प्लेलिस्ट में चले जाओ, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ट्रायंगल चैप्टर जाओ, ट्रायंगल या थ्योरम का एक अलग से बना हुआ है। ठीक है, थ्योरम का एक अलग सा प्लेलिस्ट बना हुआ, थ्योरम खोलो, वहाँ पे त्रिभुज का थ्योरम और वृत्त का थ्योरम, थ्योरम नंबर 3 पढ़ लेना अच्छी तरीके से। ठीक है, तो मैं आपको लास्ट में गेज ही बताऊंगा। देखो थ्योरम 1 नंबर, 2 नंबर और 7, 8, 9, ये 5 थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी यहाँ पे 3 आ गया तो 3 भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा। मतलब ऐसे देखा जाए तो सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सारा भ्रष्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये 4 सवाल समझ में आ गया। अगला 4 सवाल जो है वो लॉन्ग आपको कल बता देंगे और फिर ये सेंटअप एग्जाम वाला क्वेश्चन पूरा सब्जेक्टिव भी खत्म हो जाएगा। क्लियर है, चलो तो वीडियो यहाँ पे करता हूँ लास्ट, अच्छी लगी तो लाइक कर देना। ओके बाय, दैट्स ऑल।